के साथ कुछ दिन के लिए सोनपुर राज्य घूमने के लिए आ रहा था। भीमा, मैंने सुना है कि सोनपुर राज्य की राजकुमारी सुलेखा बहुत सुंदर है। क्या तुम्हें पता है उसकी सुंदरता के चर्चे मेरे राज्य तक फैले हुए हैं? ये सुनकर भीमा बुरी तरह से घबराते हुए बोला, धीरे बोल केशव, तू शायद जानता नहीं, हमारे राज्य की राजकुमारी सुलेखा बहुत ही अकड़ू, क्रूर और घमंडी किस्म की है। वो अपनी सुंदरता की तारीफ किसी भी आम नागरिक से सुनना पसंद नहीं करती। अगर गलती से भी किसी ने सुन लिया तो तेरी जान जा सकती है। ये सुनकर केशव हंसने लगा। अरे भीमा भाई, मैं राजकुमारी की सुंदरता की तारीफ ही तो कर रहा हूँ, उनके बारे में कोई बुरा तो नहीं बोल रहा। तभी घनी झाड़ियों से निकलकर घोड़े पर सवार एक सुंदर स्त्री उन दोनों के पास आकर रुककर उन्हें घूरने लगी। भीमा ने तुरंत उस सुंदर स्त्री को देखकर अपनी नजरें नीचे कर ली, मगर केशव उस सुंदर स्त्री को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। तभी वो सुंदर स्त्री क्रोधित अवस्था में केशव की ओर देखकर बोली, कौन है ये? क्या इसे इतना भी नहीं पता कि सोनपुर की राजकुमारी के आगे बड़े बड़े सूरमाओं के सिर झुक जाते हैं, उनकी नजरें झुक जाती है। ये सुनकर केशव बुरी तरह से घबरा गया और नजर नीची कर ली। भीमा से आहिस्ता से केशव बोला, अरे मूर्ख, यही राजकुमारी सुलेखा है। तभी राजकुमारी सुलेखा ने अपनी तलवार निकाल ली। राजकुमारी, मैं दूसरे राज्य का रहने वाला हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप इस राज्य की राजकुमारी हैं। राजकुमारी सुलेखा केशव की गर्दन उसके धड़ से अलग ही करने वाली थी कि तभी अचानक वहाँ पर एक साधु आ पहुँचा और राजकुमारी सुलेखा की ओर देखकर बोला, राजकुमारी सुलेखा, आपको इस तरह आम नागरिकों की जान लेने का कोई अधिकार नहीं। इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। हमें देखकर इसने अपनी नजर नीची नहीं की और ना ही सिर झुकाया। इससे तो मरना ही होगा। ये बोल रहा है कि ये इस राज्य का नहीं है। राजकुमारी, इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। आपके पिता राजा विक्रम कितने दयालु हैं। आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए। वो प्रजा का बाल भी बांका होते हुए नहीं देख सकते, मगर आप अपनी प्रजा के लोगों की जान लेने में क्षण भर भी नहीं लगाती। आपका ये घमंड किसी दिन आपके ऊपर बहुत ही भारी पड़ जाएगा। पिताजी ने हमसे कहा है कि कभी किसी साधु की जान नहीं लेना। सिर्फ पिताजी का चेहरा देखकर हम तुम्हें छोड़ रहे हैं साधु, वरना तुम्हारा सिर भी तुम्हारे धड़ से अलग होता। इतना बोलकर राजकुमारी सुलेखा वहाँ से घोड़े से दौड़ती हुई चली गई। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर राज्य में राजा विक्रम राज किया करता था। राजा विक्रम एक दयालु और न्यायप्रिय राजा था। एक दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठा हुआ था कि तभी एक गरीब किसान वहाँ आकर बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक बूढ़ा और गरीब किसान हूँ। मेरी फसल में अचानक आग लग गई और मैं बर्बाद हो गया। मेरी बिटिया का विवाह भी होने वाला था। अब समझ नहीं आता कि मैं उसका विवाह कैसे करूँगा महाराज। चिंता मत करो, प्रजा की मदद करना एक राजा का कर्तव्य होता है। इतना बोलकर राजा विक्रम अपने मंत्री मान सिंह से बोला, मान सिंह, इस किसान को हमारे राज्य कोष से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। कुछ देर बाद 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर किसान खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। राजा विक्रम दरबार से उठकर अपने कक्ष में आया ही था कि तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी चिंतित अवस्था में बैठी हुई थी। राजा विक्रम अपनी पत्नी रुक्मणी की ओर देखकर बोला, क्या हुआ रुक्मणी, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? आप तो जानते ही हैं कि हमारी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा विवाह के योग्य हो गई है। तो तुम चिंता क्यों करती हो? हम अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से करेंगे। तभी वहाँ पर राजकुमारी सुलेखा आकर अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं शादी अपनी ही मर्जी से करूंगी और शादी के लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैंने वो शर्त माँ को बता दी है। तभी रुक्मणी अपने पति राजा विक्रम से बोली, राजकुमारी सुलेखा की शर्त ही मेरी चिंता का विषय है। पहेलियां मत बुझाओ रुक्मणी, साफ साफ बोलो, आखिर राजकुमारी सुलेखा की ऐसी क्या शर्त है जिसने तुम्हें चिंता में डाल दिया? राजकुमारी सुलेखा की शर्त यह है कि वो जिस किसी वीर राजकुमार से शादी करेगी तो शादी से पहले उस राजकुमार को उसके एक सवाल का सही सही जवाब देना होगा। राजा विक्रम मुस्कुराते हुए अपनी पुत्री राजकुमारी सुलेखा से बोला, और वो सवाल क्या है राजकुमारी?
क्षमा कीजिए पिताजी, मैं वो सवाल केवल उसी राजकुमार को बताऊंगी जो मुझसे विवाह करने का इच्छुक होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही ऐलान करवा देता हूँ कि जो भी राजकुमार हमारी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा के सवाल का सही सही जवाब देगा, हम राजकुमारी सुलेखा का विवाह उसी राजकुमार से करेंगे। हम वचन देते हैं राजकुमारी सुलेखा कि तुम जो कहोगी हम वैसा ही करेंगे। तभी राधे रुक्मणी अपने पति राजा विक्रम से बोली, ये क्या कह दिया आपने? पहले राजकुमारी की शर्त का अगला हिस्सा तो सुन लेते। राजा विक्रम सवालिया नजरों से अपनी पत्नी से बोला, आखिर बात क्या है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम अपनी पुत्री से कितना प्रेम करते हैं। हम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सोच लीजिए पिताजी, आपने जो भी कहा है उसके बाद मुकर ना जाइएगा। आपकी बेटी राजकुमारी सुलेखा की शर्त का अगला हिस्सा ये है कि जो भी राजकुमार उसके सवालों का सही सही जवाब नहीं दे सकेगा, उसका सर काट कर महल की दीवार पर लटका दिया जाएगा। ये सुनकर राजा विक्रम पूरी तरह से चौंक पड़ा। राजकुमारी सुलेखा, भगवान के लिए अपना फैसला बदल दीजिए। नहीं पिताजी, आप जानते हैं मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी और ना मैं अपनी शर्त मनवाने के लिए किसी पर दबाव डालूंगी। और जिससे मुझे विवाह करना है उसे मेरे सवाल का जवाब देना होगा। और हाँ पिताजी, अब आप मत भूलिएगा कि आप मुझे वचन दे चुके हैं। और अगर उसने आपके सवाल का सही उत्तर नहीं दिया तो वो मारा जाएगा पिताजी। राजकुमारी सुलेखा, ऐसा करना ठीक नहीं है। इस तरह से लोग हमारे दुश्मन हो जाएंगे। कोई दुश्मन नहीं होगा पिताजी। हर सुंदर वस्तु को पाने के लिए हजारों साल से बहादुर और वीर लोग अपनी जिंदगियां दांव पर लगाते आए हैं। और मैं भी मामूली नहीं हूँ कि कोई भी मेरी मांग में सिंदूर भरकर बड़ी आसानी से मुझे अपनी पत्नी बनाकर महल में ले जाए। इतना बोलकर राजकुमारी सुलेखा घमंड में चोर अकड़ती हुई कक्ष से बाहर चली गई। अगले दिन राजा विक्रम अपने मंत्री मान सिंह से इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी रानी रुक्मणी वहां आ पहुंची और राजा विक्रम से बोली, क्या आप वास्तव में राजकुमारी सुलेखा की बात मानेंगे? रुक्मणी, अब राजकुमारी सुलेखा की बात मानना हमारी मजबूरी है। हमारी गलती थी कि हम उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही उसे वचन दे बैठे, और तुम जानती हो कि हम वचन नहीं तोड़ते। इतना बोलकर राजा विक्रम मंत्री मान सिंह से बोले, जाओ, जाकर आसपास के राज्यों में ऐलान कर दो कि जो भी राजकुमारी सुलेखा के सवाल का जवाब देगा वही राजकुमारी सुलेखा के गले में वरमाला पहनाएगा, परंतु जवाब ना दे पाने की सूरत में उसकी मौत पक्की है। राजा मान सिंह ने आसपास के राज्यों में ठीक वैसा ही ऐलान करवा दिया जैसा कि राजा विक्रम ने करने के लिए कहा था। कुछ दिन बाद वीर गणराज्य का राजकुमार अभिमन्यु राजा विक्रम के दरबार में आ पहुंचा। महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मैंने उसकी सुंदरता के चर्चे काफी सुन रखे हैं। ठीक से सोच लो राजकुमार, अगर तुम राजकुमारी सुलेखा के सवाल का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारी मौत पक्की है। महाराज, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जिसका जवाब मुझे ना मालूम हो। वीर सिंह की बात सुनकर राजा विक्रम ने तुरंत वीर सिंह को रानी सुलेखा के कक्ष में पहुंचा दिया। राजकुमार अभिमन्यु राजकुमारी सुलेखा की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, आपकी सुंदरता के चर्चे सुन रखे थे और आपको देखकर विश्वास हो गया कि वो गलत नहीं थे। अब तो मैं विवाह आपसे ही करूंगा। पहले मेरे सवाल का उत्तर तो दे दीजिए। पूछिए राजकुमारी। क्या तुम बता सकते हो कि कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया? ये कर्ण कौन है और चंद्रिका? मैं कुछ समझा नहीं। तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। ये सुनकर राजकुमार अभिमन्यु बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये तो बड़ा ही अटपटा सवाल है। तभी राजकुमारी सुलेखा चीखती हुई बोली, सैनिकों, जल्दी से यहाँ पर आओ। तभी वहाँ पर 2 सैनिक आ पहुँचे। इसे पकड़ कर ले जाओ और इसका सिर काट कर महल की बाहर की दीवार पर लटका दो। ये सुनकर राजकुमार अभिमन्यु बुरी तरह से घबरा गया। मुझ पर दया कीजिए राजकुमारी सुलेखा। राजकुमारी सुलेखा सैनिकों से दोबारा बोली, हमें गिड़गिड़ाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। सैनिक तुरंत राजकुमार अभिमन्यु को वहाँ से लेकर चले गए और उसका सिर उसके धड़ से अलग करके महल की दीवार पर लटका दिया। कुछ ही दिनों में राजकुमारी सुलेखा ने बहुत से नौजवान राजकुमारों को मौत के घाट उतरवा दिया।
और उन सब के सिर महल में टंगवा दिए। एक दिन राजा विक्रम चिंतित अवस्था में अपने महल में बैठा हुआ था कि तभी उसकी पत्नी रानी रुक्मणी वहां आ पहुंची। क्या बात है, आपके चेहरे पर चिंता कैसी है? चिंता इस बात की है महारानी कि अशोकनगर के राजा आदित्य के 2 पुत्र हमारे राज्य आए हुए हैं और वो दोनों राजकुमारी सुलेखा से विवाह का इरादा रखते हैं। ये सुनकर रानी रुक्मणी बुरी तरह से घबरा गई। मुझे विश्वास है कि दोनों में से कोई भी राजकुमारी सुलेखा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और मौत के घाट उतारे जाएंगे। इसी बात की तो मुझे चिंता है रुक्मणी। अगर ऐसा हुआ तो राजा आदित्य मेरा दुश्मन बन जाएगा और हमारी बरसों की मित्रता भी टूट जाएगी। राजा आदित्य के तो 3 पुत्र हैं। हाँ, मगर उनके केवल 2 पुत्र हमारे राज्य आए हुए हैं। उनका सबसे छोटा बेटा नहीं आया। अगले दिन राजा आदित्य के 2 बेटे राजकुमार अर्जुन और राजकुमार वीरेंद्र महल में आ पहुँचे। राजकुमार अर्जुन राजा विक्रम से बोला, महाराज, हम दोनों भाई अशोकनगर के राजा आदित्य के पुत्र हैं। हम जानते हैं, लेकिन शायद आने से पहले तुमने महल के बाहर टंगे हुए राजकुमारों के सर नहीं देखे। देखे हैं महाराज, और हमें यह भी पता है जो भी आपकी पुत्री के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। मगर हम दोनों भाइयों को विश्वास है कि हम दोनों में से कोई ना कोई उनके प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। लेकिन शायद तुम भूल गए कि अगर तुम दोनों में से कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो उसकी मौत पक्की है। तभी राजकुमार अर्जुन बोला, महाराज, सबसे पहले राजकुमारी सुलेखा के कक्ष में मैं जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे छोटे भाई राजकुमार वीरेंद्र को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजकुमारी के प्रश्न का जवाब मैं ही दे दूंगा। राजा विक्रम ने उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उन दोनों ने उनकी बात नहीं मानी। मजबूर होकर राजा विक्रम ने राजकुमार अर्जुन को राजकुमारी सुलेखा के कक्ष में पहुंचा दिया, मगर राजकुमार अर्जुन राजकुमारी सुलेखा के प्रश्न का उत्तर न दे सका। राजकुमारी सुलेखा ने दूसरे भाई राजकुमार अभी वीरेंद्र को भी अपने कक्ष में बुला लिया, मगर वीरेंद्र भी उसके प्रश्न का उत्तर न दे सका। राजकुमारी सुलेखा अपने सैनिकों से बोली, ले जाओ दोनों भाइयों को और इनके सिर काट कर महल की दीवार पर लटका दो। और सैनिकों ने ठीक वैसे ही किया। कुछ ही देर में ये खबर अशोकनगर राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। राजा आदित्य अपने महल में गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने मंत्री चरण सिंह से बोला, आखिर राजा विक्रम की पुत्री अपने आप को समझती क्या है? उसने मेरे जवान पुत्रों का सर काटकर अपने महल की दीवार पर टंगवा दिया। युद्ध की तैयारी करो। परंतु महाराज, राजा विक्रम तो आपके मित्र हैं। बकवास बंद करो मंत्री चरण सिंह। उसकी पुत्री ने मेरे 2 जवान पुत्रों को मरवा दिया और तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं मित्रता निभाऊंगा? मैं राजा विक्रम के राज्य को अपने पैरों तले कुचल दूंगा और राजकुमारी सुलेखा को ऐसी भयानक मौत दूंगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तक याद रखेंगी। तभी वहाँ पर राजा आदित्य का सबसे छोटा पुत्र अशोक आ पहुँचा और आंखों में आंसू लिए हुए अपने पिता की ओर देखकर गुस्से से बोला, पिताजी, आपको राजा विक्रम के राज्य पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने दोनों भाइयों की मौत का बदला मैं लूंगा। मैं राजकुमारी सुलेखा के सवाल का जवाब देकर उसे अपनी पत्नी बनाकर इस राज्य में घसीटते हुए आपके पैरों के नीचे डाल दूंगा। उसके बाद आपकी जो मर्जी आए उसे आप सजा देना। नहीं अशोक, मैं अपने दोनों पुत्रों को खो चुका हूँ। तुम मेरे आखिरी पुत्र बचे हो, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मुझ पर भरोसा कीजिए पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। पिताजी विश्वास कीजिए, जब मुझे पता लगा था कि मेरे दोनों बड़े भाई सोनपुर राज्य की ओर राजकुमारी सुलेखा से विवाह करने के इरादे से जा रहे हैं, तब मैंने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक है अशोक, जैसी तुम्हारी इच्छा। हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेंगे जब तुम राजकुमारी सुलेखा को हराकर हमारे महल के दरबार में उसे बंदी बनाकर खड़ा कर दोगे। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार अशोक तुरंत अपने महल से निकल गया और घोड़े पर बैठकर अपने घोड़े का रुख सोनपुर राज्य की ओर कर लिया। इधर राजकुमारी सुलेखा रात के समय अपने महल की छत पर बैठी हुई चंद्रमा को निहार रही थी कि तभी वहाँ पर काला धुआं फैलने लगा, मगर राजकुमारी सुलेखा उस काले धुएं को देखकर जरा सी भी नहीं घबराई। अचानक उस काले धुएं ने
एक पुरुष की आकृति धारण कर ली। अचानक वो काला धुआं एक पुरुष में परिवर्तित हो गया। वो काला धुआं रहस्यमयी पुरुष में परिवर्तित होते ही राजकुमारी सुलेखा की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। राजकुमारी सुलेखा की हालत किसी सम्मोहित मनुष्य की तरह हो गई। राजकुमारी सुलेखा उस पुरुष को देखकर सम्मोहित अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे विश्वास है कि आज भी कोई राजकुमार तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सका होगा। नहीं। अब बस तुम्हें एक राजकुमार के सवाल को और पूछना होगा। मुझे विश्वास है कि वो राजकुमार भी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। उसके बाद आगे क्या करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। इतना बोलकर उस रहस्यमयी पुरुष की आंखें रंग बिरंगी किरणों के साथ चमकने लगी। राजकुमारी सुलेखा उसकी आंखों में खोने लगी, मगर राजकुमारी सुलेखा और वो रहस्यमयी पुरुष इस बात को नहीं जानते थे कि कोई दूर खड़ी हुई एक स्त्री उन दोनों को बहुत ही गौर से देख रही थी। इधर राजकुमार अशोक सोनपुर राज्य की सीमा पर खड़े होकर अपने आप से बोला, राजकुमारी सुलेखा कौन सा सवाल पूछती है ये आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि जिसको पता होता है वो किसी को बताने के लिए जीवित नहीं बचता। मेरा राजकुमारी सुलेखा से मिलने से पहले उसके सवाल का जवाब जानना बहुत ही आवश्यक है, और उसका जवाब जानने के लिए मुझे एक आम युवक बनकर सोनपुर में किसी के घर पर रहना होगा। इतना बोलकर राजकुमार अशोक ने साधारण मनुष्य वाले वस्त्र धारण कर लिए और अपने घोड़े पर बैठकर सोनपुर राज्य में घूमने लगा। रात के समय एक बूढ़े की नजर अचानक राजकुमार अशोक पर पड़ी। वो बूढ़ा व्यक्ति राजकुमार अशोक से बोला, कौन हो तुम? तुम तो सोनपुर राज्य के नहीं लगते हो। हाँ? आपने सही कहा बाबा, मैं एक व्यापारी हूँ, दूसरे राज्य में अपना माल बेचकर आ रहा हूँ। कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। क्या यहाँ पर कोई सराय है? नहीं बेटा, इस राज्य में सराय हुआ करती थी, परंतु राजकुमारी सुलेखा के अत्याचार की वजह से अब बाहरी राज्य का कोई भी व्यक्ति डर की वजह से इस राज्य में नहीं टिकता। ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। अब मैं कहाँ रहूंगा? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराता हुआ अशोक से बोला, चिंता मत करो बेटा, मैं अतिथि को भगवान मानता हूँ। तुम तब तक मेरे घर पर रहो। शक्ल से तुम भूखे भी लग रहे हो, चलो मेरे साथ आओ। बूढ़ा व्यक्ति अशोक को अपने घर ले गया। कुछ देर बाद वो बूढ़ा अशोक से बहुत घुल मिल गया। अशोक मुस्कुराते हुए उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके घर पर बैठकर ही भोजन कर रहा था। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराता हुआ अशोक से बोला, तुम मुझे देखने में बहुत ही अच्छे परिवार के लगते हो। तुम्हारी जब तक मर्जी चाहे तब तक तुम मेरे घर पर रह सकते हो। हाँ। क्या आप अपने घर पर अकेले रहते हैं? अरे नहीं, मैं पहले राजा विक्रम के महल के बगीचे में काम करता था, परंतु अब नहीं करता। हाँ, मेरी बेटी पुष्पलता अब राजमहल में काम करती है। अब तुम सो जाओ, तुम काफी थके हुए भी हो। वैसे मैंने तुम्हारा घोड़ा घर के बाहर ही बांध दिया है। कुछ ही देर में अशोक गहरी नींद सो गया। अशोक के सोते ही उस बूढ़े व्यक्ति की इकलौती पुत्री पुष्पलता वहाँ पर आ गई। अपने घर पर एक सुंदर नवयुवक को देखकर वो अपने पिता से बोली, पिताजी, ये सुंदर युवक कौन है? एक व्यापारी है बेटी, दूर राज्य से माल बेचकर हमारे राज्य में कुछ दिन आराम करने के लिए सराय की तलाश में भटक रहा था। और तुम तो जानती हो इस समय हमारे राज्य में क्या चल रहा है। मैं इसे यहाँ ले आया, ये कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेगा। पुष्पलता सोते हुए अशोक को बहुत ही गौर से देखते हुए अपने मन में बोली, ये युवक तो बहुत ही सुंदर है, ना जाने क्यों पहली नजर में ही ये मेरे दिल में उतर गया। इतना बोलकर वो मुस्कुराती हुई अपने कक्ष की ओर बढ़ गई। अगले दिन अशोक जब सोकर उठा तो अपने सामने एक सुंदर स्त्री को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। कौन है आप? अशोक की बात सुनकर पुष्पलता मुस्कुराती हुई बोली, आप मेरे ही घर में मुझसे ही पूछ रहे कि मैं कौन हूँ? तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया और मुस्कुराते हुए अशोक से बोला, अरे ये मेरी पुत्री है पुष्पलता,
जो महल में काम करती है। मैं कल इसी के बारे में तुमसे बात कर रहा था। बूढ़े की बात सुनकर अशोक मुस्कुराने लगा। बूढ़ा व्यक्ति अपनी पुत्री पुष्पलता की ओर देखकर बोला, बेटी पुष्पलता, इस व्यापारी का ध्यान रखना, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। इतना बोलकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद अशोक उस बूढ़े व्यक्ति के घर पर ही रहने लगा। कुछ ही दिनों में पुष्पलता और अशोक के बीच नजदीकियां बढ़ गई और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एक दिन अशोक पुष्पलता से बोला, पुष्पलता, तुम राजमहल में काम करती हो, क्या तुम्हें वहाँ काम करना अच्छा लगता है? मैंने सुना है कि वहाँ की राजकुमारी बहुत ही क्रूर है। राजकुमारी के लिए राजमहल में कौन काम करता है? मैं तो महाराज विक्रम की वजह से राजमहल में काम करती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आखिर राजकुमारी ऐसा कौन सा सवाल पूछती है कि उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता? ये सुनकर पुष्पलता बुरी तरह से चौंक पड़ी। अगर कोई और मुझसे ये बात पूछता तो मैं कभी नहीं बताती, परंतु मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, इसलिए मैं तुमसे अवश्य बताऊंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार राजकुमारी जब किसी राजकुमार से सवाल पूछ रही थी, तब मैं एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। मैंने उसका सवाल सुन लिया था। तो मुझे जल्दी से बताओ, आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे पाता? बड़ा ही अटपटा सवाल है। वो सवाल वो हर किसी राजकुमार से पूछती है कि बताओ कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया। पुष्पलता की बात सुनकर अशोक क्रोधित होकर घर से बाहर आ गया। उसके घर से बाहर आते ही पुष्पलता भी बाहर आकर अशोक से बोली, क्या हुआ, तुम अचानक घर से बाहर क्यों आ गए और तुम्हारे चेहरे पर यह क्रोध कैसा? इसका मतलब राजकुमारी अटपटा सवाल पूछकर राजकुमारों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी हत्याएं कर रही है। राजकुमारी ने इस मामूली से अटपटे सवाल के लिए मेरे दोनों भाइयों को जान से मरवा दिया। ये सुनकर पुष्पलता बुरी तरह से चौंक पड़ी। कौन हो तुम? राजकुमार अशोक उसे सारी घटना बताते हुए बोला, मैं एक राजकुमार हूँ जो राजकुमारी सुलेखा से बदला लेने के लिए आया हूँ। तभी वहाँ पर पुष्पलता का पिता आ पहुँचा। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं बेटा। तुम्हारे भाइयों के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है। तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है? तुम केवल सवाल जानने के लिए मुझसे प्रेम का नाटक कर रहे थे? ऐसा नहीं है। राजकुमारी सुलेखा से बदला लेकर मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपने राज्य की रानी बनाऊंगा। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो अशोक। एक बात और है जो कोई नहीं जानता, केवल मैं जानती हूँ। कैसी बात? राजकुमारी सुलेखा राजकुमारों को अपनी मर्जी से हत्या नहीं कर रही, बल्कि उससे कोई करवा रहा है। ये सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंक पड़ा। कोई करवा रहा है? तो तुम्हारा क्या मतलब है? एक रात मैं महल में रुक गई थी। कुछ देर के लिए मैं महल के छत पर टहलने के लिए गई कि तभी मैंने राजकुमारी सुलेखा के पास काला धुआं देखा, जो अचानक विचित्र पुरुष में परिवर्तित हो गया। उस विचित्र पुरुष की आंखों में अजीब सा सम्मोहन था। राजकुमारी सुलेखा उसकी आंखों में खो गई। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसे विचित्र पुरुष ने राजकुमारी सुलेखा से ये सवाल पूछने के लिए कहा है। इस सवाल का कोई न कोई रहस्य जरूर है। तभी बूढ़ा व्यक्ति अशोक से बोला, यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक साधु बाबा बैठते हैं। कहते हैं कि उनके पास हर किसी सवाल का जवाब होता है। तुम्हें जाकर उनसे सहायता मांगनी चाहिए। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अशोक तुरंत घोड़े पर बैठ गया और पुष्पलता की ओर देखकर बोला, मेरा इंतजार करना, मैं अवश्य लौटूंगा। इतना बोलकर अशोक ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। कुछ ही देर में वो घने जंगल में खड़ा हुआ इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक घने वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक साधु पर पड़ी। लगता है ये वही साधु है जिनके बारे में पुष्पलता के पिता ने बताया था। अशोक तुरंत उस साधु महाराज के पास पहुंचकर बोला, मुझे आपकी सहायता चाहिए साधु महाराज। कैसी सहायता? अशोक साधु महाराज को सारी घटना बताते हुए बोला। आखिर इस सवाल का क्या रहस्य है? अशोक की बात सुनकर साधु चौंकते हुए अशोक से बोला, मैं भी चाहता हूँ कि राजकुमारी सुलेखा को वो सजा मिले जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखें। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो यहाँ से बहुत दूर समुद्र तट के किनारे एक राज्य बसा हुआ है जिसका नाम है चित्रगढ़। चित्रगढ़ राज्य के राजा का नाम है राजा कर्ण और उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था से आपका क्या मतलब है? कहते हैं कि राजा कर्ण की पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो घमंडी होने के साथ साथ
ठीक राजकुमारी सुलेखा की तरह क्रूर भी थी। मगर एक दिन ना जाने क्या हुआ, वो गायब हो गई। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है कि तुम्हें चित्रगढ़ राज्य जाकर राजा कर्ण से इस सवाल के बारे में पूछना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि राजा कर्ण अपनी पत्नी चंद्रिका के बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, और अगर कोई व्यक्ति उसकी पत्नी के अचानक लापता हो जाने के बारे में पूछता भी है तो वो उसे मौत के घाट उतरवा देता है। अगर ऐसी बात है साधु महाराज, तो फिर वो मुझे क्यों बताएगा? वो तो मुझे भी मरवा देगा। तभी साधु अपना हाथ घुमाने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ उनके हाथों में एक सोने का कंगन आ गया। साधु उस सोने के कंगन को अशोक को पकड़ाते हुए बोला, ये सोने का कंगन अपने हाथ में पहन लो। इस सोने के कंगन में एक विशेष प्रकार का जादू है। जब तुम राजा कर्ण से इस सवाल के बारे में पूछोगे तो कुछ देर के लिए वो सब कुछ भूल कर तुम्हें सब बता देगा। अशोक ने सोने का कंगन पहन लिया और अपने घोड़े से चित्रगढ़ राज्य की ओर रवाना हो गया। लगभग 15 दिन के बाद अशोक अपने घोड़े से चित्रगढ़ राज्य में पहुंच गया। कुछ देर में अशोक चित्रगढ़ राज्य के राजा कर्ण के महल के अंदर खड़ा हुआ था। राजा कर्ण अशोक की ओर देखकर बोला, तुम तो हमारे राज्य के नहीं मालूम पड़ते। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं आपके राज्य का नहीं हूँ। आप मुझे एक यात्री समझ सकते हैं। मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर राजा कर्ण बुरी तरह से चौंक पड़ा। आखिर तुम मुझसे अकेले में क्या बात करना चाहते हो? महाराज, जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो सबके सामने कहने की नहीं है, और उस बात में आपका ही फायदा है। राजा कर्ण गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, ठीक है, अगर बात हमारे फायदे की नहीं निकली तो याद रखना यात्री, राज्य के नियम के अनुसार हम तुम्हें मौत के घाट उतरवा देंगे। इतना बोलकर राजा कर्ण अशोक को महल के एक कक्ष में ले गया और बोला, बताओ यात्री, ऐसी कौन सी बात है जो तुम सबके सामने नहीं करना चाहते थे? मुझे आपसे एक सवाल पूछना था और उसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। कौन सा सवाल? महाराज, मेरा सवाल यह है कि कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया? मतलब आपने अपनी पत्नी के साथ क्या किया? ये सुनकर राजा कर्ण बुरी तरह से गुस्से से आग बबूला हो उठा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो? अब तक जितने भी लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है, मैं उन सबको मौत के घाट उतार चुका हूँ। तुम भी नहीं बचोगे। तभी अशोक के सोने के कंगन में रंग बिरंगी किरणें चमककर राजा कर्ण के चेहरे पर पड़ने लगी। अचानक उसका गुस्सा शांत हो गया। वो आश्चर्य से अशोक की ओर देखकर बोला, आखिर मेरा गुस्सा शांत क्यों हो गया? महाराज, इस सवाल का जवाब मेरे लिए जानना बहुत आवश्यक है। आप नहीं जानते कि सवाल ने न जाने कितने राजकुमारों की बलि ले ली है। ये सुनकर राजा कर्ण बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या कहना चाहते हो तुम? अगर तुम इस सवाल को जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। राजा कर्ण अशोक को महल के बाहर एक बगीचे में ले गया, जहाँ पर एक सुंदर बकरी एक पेड़ से बंधी हुई थी। अचानक वो बकरी राजा कर्ण को देखकर रोने लगी। राजा कर्ण अशोक से बोला, जानते हो ये कौन है? ये एक बकरी है। ये बकरी नहीं बल्कि मेरी पत्नी चंद्रिका है। ये सुनकर राजा अशोक पूरी तरह से चौंक पड़ा। मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ वर्षों पहले की बात है, जब मुझे एक गुप्तचर ने सूचना दी कि मेरी पत्नी रात के समय जंगल में स्थित एक बेहद प्राचीन मंदिर में किसी से मिलने जाती है। मैं अपनी पत्नी पर नजर रखने लगा और एक दिन मैंने देखा मेरी पत्नी रात को उठकर घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर कहीं जाने लगी। मैं अपने महल के राजगुरु को लेकर अपनी पत्नी का पीछा करने लगा। मैंने देखा कि मेरी पत्नी प्राचीन मंदिर के अंदर घुस गई। मैं और राजगुरु मंदिर की खिड़की से अंदर झांकने लगे। मैंने देखा कि मंदिर के अंदर दो रहस्यमयी व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए खड़े थे। उनमें से एक व्यक्ति ने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर मैं आग बबूला हो गया। राजगुरु ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे सिर पर खून सवार था। मैं तुरंत वहां पहुंच गया और वहां पहुंचकर मैंने उनमें से एक व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर दिया, जिसने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ने की जुर्रत की थी। ये देखकर उसके बगल में खड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरी पत्नी वहां पर अचानक मुझे देखकर बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गई और वो रोने लगी। चंद्रिका का कहना था
कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। मेरे महल के राजगुरु कुछ शक्तियों के मालिक थे। उन्होंने उसी समय अपनी शक्तियों से पता किया और मुझे जो बताया वो चौंकाने वाला था। राजगुरु ने बताया कि जिस व्यक्ति को मैंने मारा है वो जादूगर था और जो व्यक्ति भागा है वो उसका भाई था। फिर क्या हुआ महाराज? राजगुरु ने मुझे बताया कि वो दोनों भाई अमर होने के लिए मेरी पत्नी का सहारा लेकर शैतान को निर्दोष मनुष्यों की बलि दे रहे थे। उस मंदिर में सैकड़ों इंसानी कंकाल भी पड़े हुए थे और कुछ दिनों से मेरे राज्य में लोगों की गायब होने की घटनाएं भी सुनने को आ रही थी। मैं अब समझ चुका था। मैं तलवार से अपनी पत्नी को मारना ही चाहता था कि तभी राजगुरु ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। राजगुरु का कहना था कि अगर मैंने अपनी पत्नी चंद्रिका को मार दिया तो वो मरने के बाद एक डायन बन जाएगी। मैं बुरी तरह से असमंजस में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। तभी राजगुरु ने मंत्र पढ़कर मेरी पत्नी को बकरी के रूप में परिवर्तित कर दिया और मुझसे कहा कि इसकी मृत्यु भी बकरी के रूप में ही होनी चाहिए। ऐसा होने पर ये डायन नहीं बनेगी। इतना बोलकर राजा कर्ण शांत हो गया। तभी राजा कर्ण और अशोक के कानों में राजा कर्ण के राजगुरु की आवाज टकराई। राजकुमारी सुलेखा से राजकुमारों की हत्याएं उसी जादूगर का भाई करवा रहा है जो राजा कर्ण के हाथों बचकर भाग गया था। अशोक और राजा कर्ण ने देखा तो पीछे राजगुरु खड़े हुए अशोक को घूर रहे थे। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो दोनों भाई काली विचित्र नगरी से आए हुए जादूगर थे जिन्होंने ये सब कुछ अमर होने के लिए किया। उनमें से एक को तो राजा कर्ण ने अपने अंजाम तक पहुंचा दिया और दूसरा बचकर भाग गया। उस दूसरे जादूगर ने यहां से भागकर राजकुमारी सुलेखा के सामने एक प्रस्ताव रखा। कैसा प्रस्ताव? राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी सुलेखा एक घमंडी और क्रूर राजकुमारी है। एक दिन यहां से जादूगर का भाई भागकर राजकुमारी सुलेखा से मिला क्योंकि उसे एक घमंडी राजकुमारी की तलाश थी। अक्सर घमंडी और क्रूर मनुष्य जादूगरों के सम्मोहन में बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। उस जादूगर ने राजकुमारी सुलेखा के सामने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव के मुताबिक राजकुमारी सुलेखा केवल उसी इंसान से विवाह करेगी जो उसके प्रश्न का उत्तर देगा और प्रश्न का उत्तर ना दे पाने की सूरत में उस इंसान की मौत होगी। और राजकुमारी सुलेखा ने ठीक ऐसा ही किया। वो अब तक 50 राजकुमारों को मौत के घाट उतरवा चुकी है और उसका आखिरी शिकार 51वां राजकुमार होगा। 51वें राजकुमार की हत्या उस जादूगर को और ज्यादा ताकतवर बना देगी और उसे अमरता के बहुत करीब कर देगी। जादूगर ने राजकुमारी के सामने यही प्रस्ताव रखा था कि अगर वो अमर हो जाएगा तो वो राजकुमारी सुलेखा को सारे संसार की रानी बना देगा। राजकुमारी हर राजकुमार का सर काटकर अपने महल की दीवारों पर लटका देती है और वही जादूगर रात के अंधेरे में आकर उन कटे हुए सरों के सामने काली तंत्र क्रिया करता है जिसे कोई नहीं देख पाता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई राजगुरु, आखिर जादूगर यही सवाल राजकुमारी से क्यों पूछवाता है? वो चाहता तो सवाल कोई और भी कर सकता था। उसके 2 कारण हैं। वो जादूगर जानता है कि इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे सकता और दूसरा कारण ये है कि इस सवाल के जरिए वो ये भी जानना चाहता है कि राजा कर्ण ने अपनी पत्नी के साथ आखिर क्या किया, क्योंकि उस दूसरे जादूगर के यहाँ से भागने के बाद मैंने राज्य में सुरक्षा घेरा बनवा दिया था। वो चाहते हुए भी इस राज्य में नहीं आ सकता था। अगर राजा कर्ण अपनी पत्नी की हत्या कर देते तो उनकी पत्नी डायन बन जाती और डायन बनने के बाद वो दूसरा जादूगर जिसे राजा कर्ण ने मारा था शैतान बनकर जीवित हो जाता। सच तो यही है कि वो दूसरा जादूगर जानना चाहता है कि राजा ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया। राजगुरु, तो फिर उस जादूगर का अंत कैसे होगा? राजगुरु एक अभिमंत्रित सिंदूर की पोटली अशोक को देते हुए बोले, तुम्हें राजकुमारी सुलेखा के पास जाना होगा और उसके सवाल का सही जवाब देना होगा। तुम्हारे सवाल का सही जवाब देते ही मुझे विश्वास है कि वो छिपा हुआ दूसरा जादूगर तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हें उसी समय ये सिंदूर राजकुमारी सुलेखा के शरीर के ऊपर फेंकना है। ऐसा करते ही राजकुमारी सुलेखा भी बकरी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक उसी समय तुम्हें अपनी तलवार से उस जादूगर के ऊपर वार कर देना है, क्योंकि वो जादूगर राजकुमारी सुलेखा से जुड़ा हुआ है। बकरी के रूप में आते ही उस जादूगर के अंदर शक्ति भी बकरी के समान ही रह जाएगी। लेकिन अगर तुम वार करने में चूक गए और वो वहां से भाग गया तो फिर वो किसी तीसरी राजकुमारी को ढूंढेगा। तुम्हारा उस महल में जल्द पहुंचना बहुत जरूरी है। अपनी आंखें बंद करो
जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को राजकुमारी सुलेखा के महल के बाहर पाओगे। अशोक ने ठीक वैसे ही किया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो उसने अपने आप को महल के बाहर खड़ा हुआ पाया। अशोक तुरंत उस अभिमंत्रित सिंदूर की पोटली को अपनी जेब में रखकर महल के अंदर चला गया और राजा विक्रम से बोला, मैं राजकुमारी सुलेखा के सवाल का जवाब दूंगा। राजा विक्रम ने हर राजकुमार की तरह अशोक को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर अशोक नहीं माना। कुछ ही देर के बाद अशोक राजकुमारी सुलेखा के कक्ष के अंदर खड़ा था। बताओ, कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया? चंद्रिका एक मक्कार औरत थी। वो तुम्हारी तरह घमंडी और क्रूर थी। घमंडी और क्रूर वैसे भी मूर्ख ही होते हैं, जिनका फायदा अक्सर शैतान के पुजारी जादूगर उठाते हैं, जैसा कि चंद्रिका का उठाया गया। और चंद्रिका ने जिस जादूगर के सम्मोहन और उसकी बातों में आकर सैकड़ों निर्दोष लोगों की बलि ली, वही जादूगर राजा कर्ण के हाथों कुत्ते की मौत मारा गया। और उसके बाद राजा कर्ण ने अपनी पत्नी चंद्रिका को बकरी के रूप में परिवर्तित कर दिया, जो राजा कर्ण के महल के पास घास चरती रहती है। ये सुनकर राजकुमारी सुलेखा बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। तभी वहाँ पर काला धुआं छाने लगा। अगले ही पल काले धुएं ने जादूगर की आकृति धारण कर ली। तो इसका मतलब ये है कि तू चित्रगढ़ राज्य होकर आया है और सारी सच्चाई पता करके आया है। तूने सही कहा। इतना बोलकर अशोक ने तुरंत अभिमंत्रित सिंदूर की पोटली खोलकर वो सारा सिंदूर राजकुमारी सुलेखा के ऊपर फेंक दिया। राजकुमारी सुलेखा रंग बिरंगी किरणों के साथ बकरी में परिवर्तित हो गई। ये देखकर जादूगर बुरी तरह से घबरा गया। तभी अशोक ने अपनी तलवार का भरपूर वार जादूगर के शरीर के ऊपर कर दिया। जादूगर एक ही वार में ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहाँ पर राजा विक्रम और उसकी पत्नी आ पहुँचे। मेरी पुत्री कहाँ है? तुम्हारी पुत्री बकरी बन चुकी है राजा विक्रम, और वैसे भी अब तुम्हारी पुत्री पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसके सवाल का सही जवाब दे दिया है। और तुम्हारी पुत्री की सजा यही है कि वो बकरी बनकर जीवन भर मेरे महल के बगीचे में घास चरेगी। अशोक की बात सुनकर राजा विक्रम ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, शायद उसकी यही सजा थी। नहीं महाराज, ये उसके लिए बहुत ही आसान सजा है। सजा तो उसके लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। इतना बोलकर अशोक बकरी बन चुकी राजकुमारी सुलेखा को उठाकर अपने राज्य लेकर आ गया। अपने पिता को सारी घटनाएं बताते हुए बोला, पिताजी, यही है मेरे भाइयों और बाकी राजकुमारों की अत्याचारी राजकुमारी। अब ये जीवन भर हमारे महल की बगीचे की शोभा बढ़ाएगी। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा आदित्य खुश हो गया और कुछ ही दिनों बाद राजकुमार अशोक ने पुष्पलता से विवाह कर लिया और पुष्पलता राजकुमार अशोक की पत्नी बनकर एक रानी बन गई।